नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस वीडियो। यहां पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। जो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स हैं हमने आपके लिए वो पिक किए हैं ताकि आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े और न्यूज स्क्रॉल करना ही ना पड़े पूरे दिन। तो यहाँ पे हम एनालाइज भी करेंगे उन सारे आर्टिकल्स को। हम एनालाइज करेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर, हमारे पॉकेट्स पर, फाइनेंस पर एंड इन्वेस्टमेंट्स पर। ये सारी चीजों पे जो भी इफेक्ट आ सकता है इन इवेंट्स का, ये सारी चीजें हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पे। तो आप सीख पाएंगे कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना कैसे है एंड साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि किस तरीके से चीजें इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ को, जो हमें लगता है कि हमें इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी दूर की चीजें होती हैं बट स्टिल बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है हमारे फाइनेंसेस पर और ओवरऑल लाइफ पर। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज कई लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर देता है क्योंकि देखिए देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से भी एक है, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 30 से 40% पैसा इंडिया में रिलायंस में ही लगा हुआ है उनका। तो जितने लोग एसआईपी करते हैं, चांसेस ये हैं कि वो इन्वेस्टेड हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे O2C बिजनेस है, ये ड्रैग कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को नीचे, और अनदर वीक क्वार्टर यहां हमें देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए सितंबर फिर से एक वीक क्वार्टर हो सकता है। अब बोला गया है फिर से, का मतलब क्या? फिर से इसलिए क्योंकि पिछला क्वार्टर भी वीक था। यहाँ पे रिफाइनिंग मार्जिन बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं इनके। रिफाइनिंग मार्जिन मतलब देखिए, रिलायंस का रिफाइनिंग का बिजनेस है। जो भी हम सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें पेट्रोल और डीजल नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं क्या? क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल जो होता है, इसे प्रोसेस करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, इससे निकलता है पेट्रोल, इसके बाद निकलता है डीजल एंड दूसरी चीजें, दूसरे केमिकल्स भी निकलते हैं, केरोसिन और भी बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं यहाँ पे। तो दो ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड नुवामा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 13% की डिप आ सकती है रिपोर्टेड प्रॉफिट्स में। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 1 to 13% की डिप आ सकती है प्रॉफिट में। एंड कोटेक एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेवेन्यू बढ़ सकता है 2.2%। देखिए, प्रॉफिट और रेवेन्यू डिफरेंट है। रेवेन्यू मतलब आपने अपने दुकान में 1 करोड़ का सामान बेचा, वो सेल्स है आपकी रेवेन्यू। लेकिन बेचने पर खर्चा भी तो किया आपने, उनको खरीद के भी लाए आप। तो जो खर्चा अगर आप माइनस करोगे सेल्स में से, तो बचता है वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1 से 13% नीचे जा सकता है, लेकिन रेवेन्यू अभी भी 2% ऊपर जाता हुआ हमें नजर आएगा। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवामा में एक 6% डिक्लाइन इन कंपनीज कंसोलिडेटेड एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अब मैंने आपको बोला आपकी दुकान है, पूरे सेल्स में से आप कुछ चीजों को माइनस कर दीजिए, जैसे कि जो खर्चा आप कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं अपने लोन को, और टैक्स, इन चीजों को आप रहने दीजिए और बाकी सारे खर्चों को आप माइनस कर दीजिए इन खर्चों के अलावा। तो जो खर्चा आएगा उसे हम लोग बोलेंगे, जो प्रॉफिट आएगा, सॉरी सॉरी, जो प्रॉफिट आएगा उसे हम बोलेंगे ईबीटा। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स और इंटरेस्ट, ये 4 तरीके के खर्चे हैं जिन्हें बोला जा रहा है कि आप खर्चा मत मानिए और इसके साथ ही हमें प्रॉफिट बता दीजिए। तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स यहाँ पे 6% का इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें। तो अक्रॉस बिजनेस अगर आप देखेंगे, रिफाइनिंग बिजनेस जो है यहाँ पे सबके मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो जो कंग्लोमरेट है, कंग्लोमरेट कहा जाता है रिलायंस को, क्यों? क्योंकि कंग्लोमरेट का मतलब होता है वो कंपनीज जो बहुत सारे सेक्टर में है। जैसे रिलायंस टेलीकॉम में भी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल भी बेचती है, ऑयल प्रोसेस करती है। इसके अलावा टेक्सटाइल में भी है रिलायंस। इसके अलावा रिटेल देखिए आप, रिलायंस रिटेल कितना बड़ा है। एंटरटेनमेंट बिजनेस भी है, डिज्नी हॉटस्टार को इन्होंने खरीद लिया है इंडिया में अभी। तो काफी फैला हुआ इनका देखिए बिजनेस है एंड अलग अलग सेक्टर्स में है। तो इसी बिजनेस को हम कंग्लोमरेट कहते हैं, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारे कंग्लोमरेट्स हैं। एंड एनालिस्ट जो है एस्टिमेट कर रहे हैं कि, एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये एस्टिमेट्स रहते हैं तो ये तीसरा क्वार्टर होगा जब रिलायंस का नेट प्रॉफिट नीचे जाता हुआ हमें नजर आएगा। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रिलायंस से अभी भी वीक है एंड लोग वेट कर रहे हैं कि कब रिलायंस के प्रॉफिट्स में हमें उछाल देखने को मिलेगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। अच्छा देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑयल सेक्टर के बारे में, क्योंकि देखिए रिलायंस ऑयल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन? एफएमसीजी रेवेन्यू
एफएमसीजी कौन सी कंपनीज हो गई? हमारे पास डाबर है, आईटीसी है, इसके अलावा ब्रिटानिया, ये जितनी भी कंपनीज है जो हमें खाने पीने के सामान बेचती है ना, इनका अगर देखिए आप जो आउटलुक है एनालिस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ भी बड़ा मॉडेस्ट ग्रोथ होगा, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा इस क्वार्टर में। तो देखते हैं, अभी तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत अच्छी थी, तो ऐसा क्या हो गया कि अब यहाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, ये सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगे, मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ आएगा, 10% के ऊपर तो ये नहीं जाने वाला। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी स्टेबल रही है। रूरल एरियाज मतलब गांव देहात के जो एरियाज हैं वहां पे काफी बढ़िया ग्रोथ है एज कंपेयर टू अर्बन, लगातार तीसरे क्वार्टर में। ठीक है, तो इनिशियली वीक था ये, लेकिन डिमांड इंक्रीज हुआ लेटर क्वार्टर में, इनका कहना है। एंड यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मारिको, ब्रिटानिया, ये कंपनीज एक्सपेक्ट करिए कि रिपोर्ट करेंगी रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 5.7% ईयर ऑन ईयर एंड 5.5% ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से सेल्स बढ़ेगी कितनी? 5.7% और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा 5.5% ऑन एन एवरेज। एंड जो 5 ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ऑफ 9.6% एट द सेम टाइम इन Q1। तो काफी सारे जो एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें स्टेबल रहने वाली है, कोई बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को भी नहीं मिलेगा। एंड हैवी रेन और फ्लड जो है, इसकी वजह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ गया है। एंड इसने अफेक्ट किया है आउट ऑफ होम कंजम्पशन को एंड कंज्यूमर ऑफटेक को, पर्टिकुलरली बेवरेजेस कैटेगरी में। तो जो कंपनीज ड्रिंक्स बनाती है ना, इनको थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्लड्स, हैवी रेन्स, इनकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है। फूड और बेवरेज कंपनीज अभी प्राइस हाइक इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का। जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स तो उनसे ही बनते हैं। अब अगर इनका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तो ये कॉस्ट इन्हें कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन डालना ही पड़ेगा इवेंचुअली। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, जितने भी बेवरेजेस वगैरह हैं, ये अब महंगे हो सकते हैं पहले से। इसका कॉस्ट जो है वो पहले से इंक्रीज हुआ है, और ये ट्रांसफर करना होगा किस पर? हमें लोगों पर। अब आते हैं आगे, इनका कहना है कि यू मे सी एन इंक्रीज ऑफ 3 to 5% इन कमिंग 3 to 5 मंथ्स। 3 से 5 महीनों में 3 से 5% की इंक्रीमेंट आ सकती है, और ये डिपेंड करता है व्हीट और शुगर के दामों पे, जो इनका की इंग्रेडिएंट है, कि ये दाम बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। और इसीलिए आगे का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है इनका व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल इंडस्ट्री। जैसे इस क्वार्टर अपडेट में मेकर ऑफ हाजमोला कैंडी और रियल फ्रूट जूस जो कंपनी बनाती है डाबर इंडिया, उनका कहना है कि जो डिमांड ट्रेंड है वो पहले से इंप्रूव हो रहा है, लेकिन भारी बारिश और फ्लड जो है ना, इसकी वजह से आउट ऑफ होम कंजम्पशन कम हो गया है। तो हमारे सेल्स पे इंपैक्ट पड़ा है, स्पेसिफिकली बेवरेज वाले बिजनेस पे। जो ड्रिंक्स हम बेचते हैं, ड्रिंक्स को हम बोलते हैं बेवरेज, तो जितने भी ड्रिंक्स वाले इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके रेवेन्यू पे खासा फर्क पड़ा है। मारिको का कहना है कि जो पैराशूट हेयर ऑयल बनाती है ये कंपनी, कि यहाँ पे स्टेबल डिमांड ट्रेंड है, रूरल बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है अर्बन के कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहां मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, जहां इंप्रूवमेंट आई है। तो यहां पे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत बड़ा टर्न अराउंड कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एफपीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉल्स 18% इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2024। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जो बाहरी निवेशक हम इन्हें बोलते हैं, फॉरेनर्स, जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन कंपनीज में। और इंडिया की कंपनीज में कहा जा रहा है कि इनका जो शेयर है इस साल वो कम हुआ है, मतलब स्टॉक मार्केट से इन्होंने इंडिया के अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। तो अब ये जानते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने क्यों किया और कहां कहां से किया है। तो एफपीआई ने बाय किया है, अगर आप पहले 9 महीने को देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बाय किया है इक्विटी शेयर्स वर्थ $20.6 बिलियन, मतलब 1.72 लाख करोड़। टेलीकॉम, कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, रियल्टी, अगर इन सारे सेक्टर्स को देखें यहाँ पे बाइंग आई है। लेकिन सेम पीरियड में नेट सेलर्स रहे हैं कहां कहां पर? फाइनेंशियल सर्विसेज में, ऑयल एंड गैस में, कंस्ट्रक्शन में, एफएमसीजी, पावर, एंड 3 दूसरे सेक्टर है जहां पे सेल हुई है करीब करीब $8.6 बिलियन की, 71,679 करोड़। तो जनवरी से सितंबर 2024 तक का डेटा अगर आप देखें तो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो नेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है वो रही है $12 बिलियन, करीब 1 लाख करोड़, एंड 18% डिक्लाइन फ्रॉम $14.6 बिलियन ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इसी पीरियड में लास्ट ईयर आप देखिए वहां से 18% का डिक्लाइन आया है इनके होल्डिंग्स में, क्योंकि इन्होंने करीब
इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया की है देखिए आप, और स्पेसिफिक सेक्टर्स में की है जहां हमें बढ़िया तेजी भी देखने को मिल रही है। करीब $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कराया है। कहां पर? टेलीकॉम पर, कैपिटल गुड्स जैसे एल&टी और दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनियां जैसे बीएचईएल एंड कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड रियल एस्टेट, यहां पे इनका बढ़िया इन्वेस्टमेंट आया है। एंड जो वीक सेक्टर्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस की कंपनीज तो बिल्कुल बेकार कर रही हैं इस टाइम पे काम, कंस्ट्रक्शन एफएमसीजी ने भी ठीक ठाक किया है, पावर सेक्टर ओवरऑल कई दिनों से सुस्त पड़ा है, इससे पहले काफी बढ़िया था, और 3 अदर सेक्टर्स है जहां पे एफपीआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को कम किया है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी खबर आ सकती है कि गूगल जो दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज में से एक है मैं कहूंगा, एंड गूगल सर्च इंजन पूरी दुनिया में मोनोपोली है इसके सर्च इंजन की, हम लोग सब यूज करते हैं गूगल के प्रोडक्ट्स। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये आउटलाइन कर सकता है कि किस तरीके के एक्शन अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर लेना चाहिए, किस तरीके के एक्शन गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि ऑनलाइन सर्च में कंपटीशन फिर से आए, और इसमें हो सकता है कि इनका वर्डिक्ट आए कि गूगल को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, ब्रेकअप कर दिया जाए गूगल का, मतलब गूगल के अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कंपनीज में ब्रेकअप कर दिया जाए, अलग सेपरेट कर दिया जाए, ताकि ये जो मोनोपोली है इनकी, अनफेयर मोनोपोली जिसे कहा जाता है एक इलीगल मोनोपोली, ये खत्म हो। तो फेडरल कोर्ट ने अगस्त में रूल किया कि गूगल जो है इसके पास इलीगल मोनोपोली है ऑनलाइन सर्च बिजनेस में। सर्च बिजनेस क्या होता है? हम कुछ भी सर्च करते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कहाँ मिलेगा, हम गूगल पे सर्च करते हैं, और तो कोई सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे गूगल की जो मोनोपोली है, इसे यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ये इलीगल मोनोपोली है, एंड जो स्मॉलर इसके राइवल्स हैं वो चाहते हैं कि कोर्ट फोर्स करे गूगल को कि वो स्पिन ऑफ करे अपने क्रोम ब्राउजर का, एटलीस्ट प्रोहिबिट करे अपने जो बिलियंस ऑफ, देखिए गूगल ना क्या करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करता है दूसरी कंपनीज को, और वो कहता है कि आप अपना जो डिफॉल्ट ब्राउजर है ना वो गूगल क्रोम रखो, या फिर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल क्रोम रखो, जैसे एप्पल और भी कंपनीज हैं जो ब्राउजिंग कंपनीज है उनको भी, जैसे कि मोजिला को भी गूगल क्रोम अच्छा खासा पैसा पे करता है कि आप अपना डिफॉल्ट जो सर्च इंजन है उसे गूगल ही रखो। तो जो ब्रॉड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रपोजल्स हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये इस लैंडमार्क केस में ये बताएंगे, ये रीशेप करेंगे कि किस तरीके से अमेरिकन एंड पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन ढूंढती है इंटरनेट पे, एंड 90% ऑफ यूएस सर्च गूगल ही प्रोसेस करता है यूनाइटेड स्टेट्स का, और इन्होंने इलीगल मोनोपोली बनाई है, ये कहना है वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट का। तो ये काफी लैंडमार्क केस हो सकता है, हमें क्लोज वॉच रखना होगा कि क्या सही में गूगल का ब्रेकअप किया जाएगा। ब्रेंट स्लिप्स $4 अ बैरल ईजिंग ऑन सप्लाई फियर्स। अब हमने देखा था कि ब्रेंट से काफी परेशान हो गए थे। ब्रेंट क्रूड मतलब हम इसे कहते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोकेमिकल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो इंटरनेशनल इनका जो बेंचमार्क है ये $4 घटा है इसका प्राइस पर बैरल के हिसाब से अगर आप देखें। और जो सप्लाई इंटरप्शन के फियर्स थे ना, इजराइल, ईरान, ये दोनों का हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि ये बिल्कुल बिग बॉस का घर हो गया है। अगर आप वेस्ट एशिया को देखें तो बिग बॉस का घर है, कोई कर कुछ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर इस तरीके से लोग डर जाते हैं, ठीक है। अब वाई रूमर्स फैलाने लगते हैं, कई लोगों का प्रोफेशन ये है कि गलत रूमर्स फैलाना, डर पैदा करना, ये सब चीजें होने लगती है। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगते हैं अचानक से। ऑल्दो क्रूड ऑयल की डिमांड नहीं है, यस डिमांड बहुत कम है पहले से, मैं नहीं कहूंगा डिमांड नहीं है, बट हम रिलेटिव बेसिस पे बात कर रहे हैं कि डिमांड पहले से कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी दाम बढ़े जा रहा है। आप सोचिए, आप एक प्रोडक्ट ऐसा जो खरीदना नहीं चाहते हैं और उसका डिमांड प्राइस और बढ़े जा रहा है, तो क्या वो बिकेगा? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे मार्केट चलता है, चाहे आप स्टॉक मार्केट देखें या चाहे आप कमोडिटी मार्केट देखें, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर। तो एक्सपेक्टेशन जब हो जाती है ना कि आगे क्रूड ऑयल की शॉर्टेज रहेगी, तो उसका प्राइस आज ही बढ़ने लगता है, फ्यूचर को फैक्टर इन करने लगता है कि वॉर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो सप्लाई नहीं हो पाएगा क्रूड ऑयल, क्योंकि मिडल ईस्ट से सप्लाई होता है पूरी दुनिया में। तो ब्रेंट जो है फिर से $80 पर बैरल के नीचे आया, ये 70 से $80 चला गया था। इंडिया का मार्केट देखिए कहां से 1200-1300 पॉइंट नीचे आ गया, यूएस मार्केट भी नीचे आ गया, दुनिया में लोग परेशान हो गए पूरी दुनिया में कि क्या होगा अब।
जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, इसकी वजह से हर बार ये डर पैदा हो जाता है कि कहीं ऑयल सप्लाई हमारा डिसरप्ट ना हो जाए, ये लोग लड़ाई कर लेंगे एक दूसरे से, हमारे ऑयल कंटेनर्स को ये आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ऑयल के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि ये चीजें एक दो मिसाइल छोड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर और नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय मुझे याद है निफ्टी करीब करीब 2,500 से 3,000 पॉइंट नीचे आ गया था। 18,500 से 17-18,000 से ये करीब 15,500 आ गया था, 16,000, एंड सिर्फ फियर के बेसिस पे, एंड वहां से उल्टा और बढ़िया फिर रिकवरी भी देखने को मिली हमें। तो रिकवरी बढ़िया आई, बढ़िया रिकवरी देखने को भी मिली। एंड यहाँ पे हर बार इजराइल और गाजा और ये लेबनान में भी ऐसे ही हो रहा है कि चीजें इतनी नॉर्मल हो गई है इनका डेली का मिसाइल एक दूसरे पे छोड़ना कि आपको कुछ दिन बाद ध्यान भी नहीं देगा कि ये कर क्या रहे हैं, राइट। एंड स्टॉक मार्केट रिएक्ट ही करना बंद कर देगा। तो कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जो ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक है, इट वाज अनलाइकली, एंड वार्न किया गया कि ऑयल प्राइसेस जो है ये कंसिडरेबल डाउनवर्ड प्रेशर फेस कर सकते हैं अगर इजराइल फोकस करे किसी दूसरे टारगेट पे। तो ये इररिस्पॉन्सिबल होगा ये क्लेम करना कि डस्ट सेटल हो चुका है, कि मामला निपट चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान का डायरेक्ट और ऑमिनस इन्वॉल्वमेंट है कॉन्फ्लिक्ट में, एंड जो थ्रेट है इजरायली असॉल्ट्स के ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अभी मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। तो लोग डर ये भी रहे हैं कि इजराइल ऐसा ना करे कि इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दे। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि देखिए ईरान ईरान जो है पूरा पैसा कैसे कमाता है, जो कंट्रीज हैं ऑयल रिच कंट्रीज वो ऑयल बेच करके कमाती है। अब अगर आप इनके ऐसे एरियाज ऐसे एसेट्स को अटैक करोगे जहां से पैसे वो कमाते हैं, जैसे कि इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये पैसे नहीं कमा पाएंगे, एंड वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए पैसे चाहिए। तो इनको अगर चोट पहुंचानी है तो हो सकता है इसराइल ये काम करे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये छींकते हैं तो पूरी दुनिया को कोल्ड होने लग जाता है इस टाइम पे, हम कह सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहेगी जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पे, ये है बोट के बारे में। बोट काफी फेमस कंपनी है इसलिए भी क्योंकि आप देखिए इंडियन कंपनी बहुत कम है जो स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स बेचती हैं, ऑल्दो बोट ने ये ट्रेंड शुरू किया। इसके बाद इनके जो फाउंडर हैं वो शार्क टैंक पर भी आते हैं एज अ जज। तो बोट ने अपने लॉसेस को हाफ कर लिया है FY24 में। ऑडियो एंड वेरेबल्स ब्रांड बोट ने रेवेन्यू देखा कि ये डिक्लाइन हुआ है 5% से FY24 में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि म्यूटेड ग्रोथ रहा है लार्जेस्ट सेगमेंट में जो है ऑडियो डिवाइसेस। इसके बावजूद कंपनी जो है लॉसेस को रिड्यूस करने पे फोकस कर रही थी, एंड 47% इन्होंने अपने लॉस को कम कर लिया है पहले से। तो इनका रेवेन्यू जो है ये आया 3,122 करोड़, जो पहले 3,285 करोड़ था, एंड लॉसेस ये अब हो चुके हैं 53 करोड़, जो पहले 101 करोड़ थे। तो कंपनी का जो बॉटम लाइन है नेगेटिव हो गया था ड्यू टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स स्मार्ट वॉच सेगमेंट। अच्छा, बोट ने स्मार्ट वॉच भी लॉन्च किया था अभी, एंड स्मार्ट वॉच लॉन्च करने के बाद इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिला कि नेगेटिव हो गया है, जो अब 50% रिड्यूस हो चुका है। सो पहले से काफी बेटर है, एंड इट्स ऑन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी वी कैन से। तो 2022 में बोट ने करीब 68 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। तो मार्जिन इनका इंप्रूव हुआ है, इन्होंने अपने कॉस्ट को काफी तेजी से कम किया, एंड एवरेज सेलिंग प्राइस को भी मेंटेन करके रखा, ज्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं किया। तो ये अपने वेरेबल बिजनेस को जो है थोड़ा स्केल बैक कर रही है और कोर ऑडियो सेगमेंट पे काफी फोकस कर रही है, क्योंकि वेरेबल्स में यस कंपटीशन भी है। वेरेबल्स में एप्पल है, सैमसंग है, शाओमी है, बहुत अच्छे अच्छे चाइनीज कंपनीज है जो ऑलरेडी स्मार्ट वॉचेस पे वर्क कर रही है। एंड लास्ट ईयर वेरेबल्स जो थे ये थे 22 to 23% बोर्ड के रेवेन्यू का, लेकिन इस बार ये डिक्रीज होकर हो जाएंगे 12 to 13%। तो यहाँ पे काफी बढ़िया हमें नजर आ रहा है कि बोट ने ओवरऑल किया है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज, इन्वेस्टमेंट्स न्यूज, आपकी जॉब से रिलेटेड न्यूज, सारी चीजें हम लोग एनालाइज करके आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।